बॉलीवुड म्यूजिक के साथ अनप्लग्ड गानों की बौछार। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, अब मुकेश कराएगा आपको पूरी इंडिया का दीदार। तो सुनिए दीदार हिंदुस्तान शाम 7 से 8 हर गुरुवार। दीदार हिंदुस्तान आपके अपने दोस्त मुकेश के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुलाते भुलाते। हेलो हेलो। बिट्टू, हाँ यार तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में, एक नई पर्सनैलिटी के साथ, प्रोग्राम एक मुलाकात में।
आज जिनसे हम एक मुलाकात करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहद खास पर्सनैलिटी हैं और इनका तारुफ, जो इनकी पहचान है, वो कई चीज़ों से है। ये नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। टेक्नोलॉजी में ये कई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ये कोऑर्डिनेटर और कंसल्टेंट हैं सेंटर फॉर द इंटरनेट एंड सोसाइटी, जिसमें ये NVDA के प्रोजेक्ट देखते हैं और तमाम ऐप्स पर अभी इनका काम चल रहा है। और आज हम इनसे डिटेल में इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कैसे सोसाइटी में अपने आप को एक्सेस करना है, कैसे ये मोटिवेशन बने हैं हमारी सोसाइटी के। तो इनसे जानेंगे इनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम टुडेज पर्सनैलिटी डॉक्टर होमियार मोबिद जी। फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। हमारे सुनने वाले को सभी को हमारा नमस्कार। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। आप कहाँ से हैं और आपकी डिसेबिलिटी कैसे डायग्नोस हुई, उसके बारे में हमें बताएं। हम गुजरात अहमदाबाद से हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। और जब हम 4 साल के थे उस वक्त हमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डायग्नोस हुआ था। और ऊपर वाले के शुक्रगुजार है कि काफ़ी हद तक हमें पार्शल विजन रहा था, जिसकी वजह से पढ़ाई में हम एक इंटीग्रेटेड स्कूल फॉर्मेट में या मेन स्ट्रीम स्कूल में ही पढ़े थे, जेवियर्स में पढ़े थे। और जेवियर्स में पढ़ने के बाद हमने फिजियोथेरेपी की तरफ रुख बदला। फिजियोथेरेपी कंप्लीट हमने करी थी सन 1986 से 1986 में। और तब से हम एक्टिवली तकरीबन 25 साल 26 साल तक एक्टिव फिजियोथेरेपी में जुड़े रहे, जहां हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। हमारा खुद का क्लिनिक भी है, हमने फिजियोथेरेपी कॉलेज की भी फॉर द ब्लाइंड की शुरुआत करी थी। तो एक संक्षेप में हमारा छोटा सा जर्नी के बारे में। जी बिल्कुल, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे डिटेल में। और जैसे आपने फिजियोथेरेपी कहा, तो मैं लिसनर्स को बता दूं कि फिजियोथेरेपी में इंडिया में अगर हम बात करें तो डॉक्टर होमियार जी के बदौलत कई ये एक जो लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, ये उनके रोल मॉडल हैं। एक लंबे अरसे से इंडिया में इन्होंने फिजियोथेरेपी को प्रमोट किया है, इसके बारे में भी हम डिटेल में इनसे जानेंगे। तो सर, आप सबसे पहले अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद में आपका क्लिनिक भी है और एक कॉलेज में आपने फिजियोथेरेपी को शुरू करवाया था। वहाँ कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि आखिर क्या इतना अच्छा आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर उसके बावजूद क्या कंट्रोवर्सी थी? ये जो प्रोजेक्ट है वो एक बड़ा नया प्रोजेक्ट था कि फिजियोथेरेपी को हम ब्लाइंड के लिए करियर ऑप्शन के रूप में हमने उसे प्रमोट किया, और जिसमें तकरीबन 2005 से लेकर 2010 तक ऑलमोस्ट 120 ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ से पास आउट हुए, और जिसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा में तकरीबन 80-90 फिजियोथेरेपिस्ट आज के दिन में ऐसे हैं कि जो हम कह सकते हैं कि लाइफ में सेटल्ड हैं। उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति जो हमारे पास एक बिल्कुल ब्लाइंड बेबस ब्लाइंड आए थे, आज वो सेल्फ सफिशिएंट है। कई लोगों ने अपने खुद के क्लिनिक शुरू किए हैं, कई लोग जॉब्स कर रहे हैं फिजियोथेरेपी में, कई लोग प्राइवेट विजिट्स वगैरह करते हैं, और उससे उन्होंने खुद अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को सहारा दिया है। कई लोगों ने अपनी फैमिली आगे बसाए हैं। तो एटलीस्ट इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस टू नोट के ये जो हमने शुरुआत करी थी उससे कई सारे बंदे आज लाइफ में सेटल हो पा रहे हैं।
ये जो फिजियोथेरेपी कॉलेज थी वो एक, हम कह सकते हैं, बिल्कुल इंडिया में पहली बार एक फिजियोथेरेपी कॉलेज फॉर द ब्लाइंड की शुरुआत हुई थी। यहाँ डिप्लोमा लेवल का कोर्स चलाया जा रहा था और उसकी सक्सेस के पीछे हम यही कह सकते हैं कि जो उसकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थी जिसको हमने कायम की, वही ये पूरी जो कामयाबी की हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो इसके पीछे का राज वही है कि इट्स बेसिक ट्रेनिंग जो अगर आपकी इमैक्युलेट है, प्रिसाइज ट्रेनिंग है, सोसाइटी में जो ज़रूरत है उस टाइप की ट्रेनिंग अगर दी जाए तो सक्सेस रेट अच्छा ही रहता है। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। नहीं सर, मैं जानना चाहता था, एक कंट्रोवर्सी गुजरात में हुई थी जहां आप पढ़ाते थे, तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? क्या था वो, इतनी सक्सेस होने के बावजूद वहां कंट्रोवर्सी क्यों हुई? उस कंट्रोवर्सी तो हर जगह होती है। जब दो दिमाग में दो विचार है, आप चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस देख लीजिए, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की अलग होती है, कंट्रोवर्सी तो होती है। कंट्रोवर्सी से सक्सेस और फेलियर नापा नहीं जाता। जो सक्सेस और फेलियर नापा जाता है वो एंड रिजल्ट से नापा जाता है कि भाई वो कॉलेज के जो अल्टीमेट गेन था, जो बेसिक बच्चों के बारे में हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, क्या वो हुआ है नहीं? अगर वो हुआ तो अच्छी बात है। मतलब that does not become an hurdle in your life. It should never become an hurdle in your life for anyone। तो आपके सुनने वाले हैं उनसे भी यही कहना चाहिए कि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में हर एक के हिस्से में आते हैं। चाहे वो दानिश खुद हो तो आपकी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, ज़रूर आए होंगे। मुझे ऐसा तो कोई इंसान आज तक मिला नहीं है कि जिसको अप्स एंड डाउन्स को फेस नहीं करने पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डाउन से आप अब कैसे आओगे वो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर आप फेलियर्स को ही एक्सेप्ट करोगे तब भी आप सक्सेस की तरफ जाओगे, क्योंकि हर इंसान की कमजोरियां होती है, वीकनेसेस दानिश में भी है, हम में भी है, हम कोई भगवान नहीं है, आप ही नहीं हो। तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करिए, उसमें से गलती को सुधारिए और उस गलती को आगे ना दोहरा के आगे बढ़िए। जी, तो सर ये बताएं, आगे बढ़ते हैं, जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी अभी शुरू हुई थी इंडिया में और आप उनमें से एक फॉर्चुनेट गाय हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था, तो फिजियोथेरेपिस्ट से टेक्नोलॉजी का सफ़र, आप टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते हैं और आई थिंक 90s के दौर में आप एफिशिएंट हो गए थे टेक्नोलॉजी में। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट और टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर आपको टेक्नोलॉजी की लाइफ में कैसे है कि मुझे खुद तो आप टेक्नोलॉजी में हुए और आपने सोचा यार इसकी बहुत ज़रूरत है विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को, तो उनके लिए क्यों ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। फिजियोथेरेपी और टेक्नोलॉजी दानिश अलग नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक बहुत विशाल सब्जेक्ट, और आप समझ सकते हैं कि ब्लाइंड होने के नाते जो पढ़ाई में दिक्कत आती है, टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ने की जो दिक्कत आती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जब हमने ये 2005 में ये जो मुहिम शुरू की थी फिजियोथेरेपी कॉलेज की, तो उसमें यही हमारा प्रयास था कि फिजियोथेरेपी के अंदर टेक्नोलॉजी को समावेश करके फिजियोथेरेपी को एक नई मुकाम तक पहुंचाया जाए, जैसे रीडिंग सॉल्यूशंस, प्रिंटेड बुक्स को एक्सेसिबल बना के अगर हम स्टूडेंट्स के सामने लाते हैं तो उससे उनका नॉलेज गेन करने में उनको आसानी होती है। अगर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से स्टूडेंट्स इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, जो विशाल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर, अगर उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज में बढ़ावा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिजियोथेरेपी में उनको काम आता है। तो ये दोनों अलग मुद्दे नहीं हैं, बेसिकली वन सपोर्टिंग द अदर। एक और उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जिसके अंदर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, और एक्सेसिबिलिटी नहीं होने की वजह से कई सारे जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और उनको थोड़ा सा इनोवेट करना पड़ता है। तो अगर उस जगह पे हमने जब एक्सेसिबल या टॉकिंग फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स की शुरुआत की, तो जिससे वही इक्विपमेंट आज फिजियोथेरेपिस्ट को और अपने करियर में आगे ले जाने के लिए मदद कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी और फिजियोथेरेपी अलग नहीं है, एक की मदद से हम दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आप कैसे अट्रैक्ट हुए टेक्नोलॉजी पे, कैसे आपके माइंड में आया यही मुझे वजह टेक्नोलॉजी? यही वजह है ना कि
अगर कोई चीज़, मेरी भी डिफ़िकल्टी वही थी जो हमारे स्टूडेंट्स की है, पढ़ाई। अगर पढ़ाई करने में हमें आसानी होती है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्यों ना उसे एक्सेप्ट किया जाए, क्यों उसे दूर रखा जाए। आज अगर टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं कि दे आर आइज फॉर पर्सन्स विद बिजनेस, तो जब हमने शुरू किया था तब भी यही सेंटेंस हमारे लिए कायम था, दे वर आइज फॉर। अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई अच्छी कर सकते थे या लोगों को पढ़ाने में उस नॉलेज को यूज़ कर सकते थे बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर जैसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो सर लेटेस्ट मैं एक जगह पढ़ रहा था, आप अभी काम कर रहे हैं कि इजी एक्सेस नामक एप्लीकेशन पर, अगर मेरी जानकारी सही है, और एनबीडीए पर भी आप काम कर रहे हैं। तो इन दोनों के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं कि इन दोनों पर एनबीडीए में तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो अभी रिसेंटली इस पर क्या किया जा रहा है, और इजी एक्सेस ये ऐप क्या है और कैसे ये बेनिफिशियल होगी हमारी कम्युनिटी के लिए। ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों के पर्पस अलग है, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स अलग है। पहले इजी एक्सेस की बात करते हैं। अक्सर हमें ये जानने को मिला है, आपको भी शायद आपके सुनने वालों से कमेंट्स आई होगी, कि एंड्रॉयड फ़ोन्स और टच फ़ोन्स को ज़्यादातर जो टोटली ब्लाइंड है और जो टेक्नोलॉजी से इतने वाकिफ़ नहीं है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ख़ास करके जो नोकिया के सिम्बियन सीरीज़ के जो प्लेटफॉर्म्स जो बंद हो गए, जो C5, E5 जो बड़े मशहूर थे, बड़े ब्लाइंड को फ्रेंडली थे, तो वो जब बंद हो गए तो हमारे पास और कोई चारा नहीं। अब हर बंदा टेक्नोलॉजी को इजीली अंडरस्टैंड या एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो साइटेड हो या ब्लाइंड। कई साइटेड लोग भी हैं जो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज होते हैं अपने आप में, तो वैसे ही ब्लाइंड में भी होते हैं। तो एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है या टच फोन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसको सिंप्लीफाई करके जितना हो सके उतना एक सिम्बियन जैसा एक्सपीरियंस यूज़र को मिल सके, उसके लिए एक ऐप इजी एक्सेस फॉर एंड्रॉयड डेवलप किया गया है। और जिसकी वजह से जब ये ऐप हम एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो बड़ा सरल सा एक इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, होम पेज बन जाता है जिसके ऊपर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे ईमेल है, मैसेजिंग है, फ़ोन है, डायलर है, कॉन्टैक्ट्स है। तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको फ़ोन के अंदर ढूंढनी नहीं पड़ती है। और दूसरा, जो आपके लिए सही ऐप्स है, बिगिनर के लिए जो एक्सेसिबल ऐप्स है, वो सारे प्री लोड होके आपके सामने आ जाते हैं। तो एक नए यूज़र को बड़ी आसानी से एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करने में उसको सोच है। तो ये पर्पज़ है इजी एक्सेस फॉर एंड्रॉयड की। इसका वर्जन 1 तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वर्जन 2.7 अभी लॉन्च हो जाएगा, जो अपडेटेड वर्जन है। कुछ ही दिनों में वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है सर इसको लेके अभी तक? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। जो बिगिनर्स है तो उनको काफ़ी आसानी हो रही है, एंड्रॉयड फ़ोन को इस्तेमाल करने में एक सरलता हो गई है। उनके मन से जो डर था वो बड़ा निकल गया है कि भई एंड्रॉयड हम कैसे चलाएं, कौन सा ऐप यूज़ करें, कैसे उसको होम स्क्रीन पे लाएं। ये सारी जो चैलेंजेस थी वो निकल जाती है। एक बार बंदा जो है वो एंड्रॉयड यूज़ करना शुरू कर ले, उसके बाद वो तो धीरे धीरे सीख के अपने आप एक्सपेरिमेंट करते जाएगा। तो यही पर्पस है इसकी। जी, और अब हम बात चाहेंगे आपके माध्यम से ये इजी एक्सेस फॉर एंड्रॉयड को आप प्रमोट करें, आपके यूजर्स को उनके बारे में जानकारी प्रदान करें, और जिन यूजर्स को उसके बारे में और जानकारी लेनी है, चाहे वो हमसे या हमारी NAV दिल्ली की हेल्पलाइन का संपर्क करें, तो उनको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्रदान करें। जी बिल्कुल, लिसनर्स आपके लिए होमिया जी ने बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी है। इजी एक्सेस, हालांकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक ये मेरी बात होती है तो ये नहीं उनको मालूम कि ये लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उनको ये बिल्कुल नॉलेज है कि इस पर काम चल रहा था। और जिन लोगों ने यूज़ किया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने अभी तक ये डाउट है कि लॉन्च नहीं हुई, तो आज होमिया सर हमें बता रहे हैं ये बिल्कुल लॉन्च हो चुकी है। इनफैक्ट इसका जो अपडेटेड वर्जन आने वाला है, तो आप सारे लोग इसका यूज़ करें और इसकी टेस्टिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक नैब को पहुँचाएँ ताकि वो इस पर और बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। जी सर, NVDA में आगे हम बात करें तो उसमें आपने कहा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें क्या नेक्स्ट आ रहा है?
बिल्कुल। एनवीडीए जो आपके यूजर्स जानते होंगे कि ये एक ओपन सोर्स स्क्रीन रीडर है कंप्यूटर्स के लिए, विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए। और ये जो एनवीडीए जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ब्लाइंड कंप्यूटर यूज़र की लाइफ में। वजह बहुत सिंपल है कि आज तक हम जॉज के माध्यम से कंप्यूटर सीखते थे। हमने खुद ने भी, जब हमने शुरुआत करी थी हमारे करियर में, तो जॉज ही एक ऑप्शन था जो अवेलेबल ऑप्शन था। अनफॉर्चुनेटली जॉज एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, तो उसकी कीमत बड़ी तगड़ी कीमत है, तकरीबन $1000 के आसपास उसका लाइसेंस है। अब ये $1000 हर बंदा, खास करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो परचेज नहीं कर सकता। तो उसका एक ही जरिया रहता है कि लोग फिर पायरेसी करते हैं, क्रैक करते हैं। अब क्रैक करके आप इंडिविजुअल यूज़ के लिए तो ठीक है, इंडिया में है, कोई ज़्यादा उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, पर वो गलत बात है। दूसरी बात यह है कि जब यही ब्लाइंड बंदे कंप्यूटर सीख के जब एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, गवर्नमेंट में जॉब्स लेते हैं, तो वहाँ उनको पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने दिया जाता है। स्वाभाविक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा कॉर्पोरेट होगा, मल्टीनेशनल कंपनी होगी, वो आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करने देंगे। और दूसरी साइड पे जब एक नया ब्लाइंड जब एम्प्लॉय होता है, तो कंपनी भी ये रिस्क नहीं लेगी कि भाई $1000 का सॉफ्टवेयर उसके लिए हम खरीद के उसको दे दें। तो इस वजह से कई सारे ब्लाइंड जब एम्प्लॉय होने पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो कमर्शियली ऑब्टेन जो ये जॉब्स है, उसकी वजह से कंपनीज थोड़ी पीछे हट हो गई कि भाई हम ये बंदे को ले तो ले, पर इसके लिए हम सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते, इसलिए हम इसको जाने दें, तो साइडलाइन हो जाए। तो एनवीडीए के आने से हमें एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कोई भी कंपनी अपने नेटवर्क में इंस्टॉल कर सकता है, ऑफिशियली कर सकता है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज तक जो जॉब्स के माध्यम से हम जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, वो इंग्लिश और थोड़ा बहुत हिंदी तक सीमित था। जब आप जानते हैं कि हमारे देश में 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो आप स्टेट लेवल पे अगर आप काम करते हो, गवर्नमेंट में आप काम करते हो, तो बाकायदा आपको उसी लैंग्वेज में काम करना पड़ रहा है। जब उस लैंग्वेज में आप काम करते हो, तो आपका जॉब्स तो उसमें आपका साथ नहीं देता है, चाहे आप कमर्शियली खरीद भी लो तो भी आपको साथ नहीं दे रहा है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स होने के बावजूद जब लोग एम्प्लॉय हो जा रहे हैं, फिर भी उनको गवर्नमेंट के अंदर क्लरिकल वर्क के अंदर काम करने में उनको बाधा आती थी, क्योंकि जॉब्स जो स्क्रीन रीडर है वो सपोर्ट नहीं करता है रीजनल लैंग्वेजेस। अब यही चीज़ एनवीडीए के अंदर जो 14 इंडियन लैंग्वेजेस है, उसके लिए एनवीडीए ने रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट डेवलप किया है। तो आज चाहे आप मलयालम लो या तमिल लो या कन्नड़ लो, उड़िया लो, आसामी लो, पंजाबी लो, कश्मीरी लो, कोंकणी लो, ये सारी लैंग्वेजेस को एनवीडीए सपोर्ट करता है। अगर सरल भाषा में उसको समझाए तो कोई भी ब्लाइंड आज एनवीडीए के माध्यम से 14 इंडियन लैंग्वेजेस में आप इजीली काम कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो, आप खुद टाइप कर सकते हो अपनी क्षेत्रीय भाषा में। तो इससे बहुत बड़े अचीवमेंट्स होने शुरू हो गए हैं। लोगों को जो गवर्नमेंट के अंदर प्लेसमेंट तो मिला था पर काम नहीं मिल रहा था, आज वो सामने से जाके क्लरिकल कैडर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो प्रोडक्टिव काम करने लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में जो सोसाइटी है, जो उनके बाकी एम्प्लॉयर्स हैं, वो मानने लगे हैं कि नहीं, लाइन को हमने एम्प्लॉय करके गलती नहीं करी है, वो भी एक साइटेड एम्प्लॉयर की तरह ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल काम कर सकता है। जी सर। तो ये बड़ी उम्दा अचीवमेंट है। एग्जैक्टली। इस पर मेरे 2-3 सवाल रहेंगे। जी एक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का आरोप है कि नैब काम तो बहुत अच्छा करता है टेक्नोलॉजी फील्ड में, लेकिन एक बार चीज को डेवलप करके उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल साफा, तो हिंदी में कोई खास लेखा भी आया, लेकिन वो जितना है उस पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की जा रही। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने रीजनल बातें की, रीजनल लैंग्वेजेस की, तो अभी भी जो पंजाबी का सॉफ्टवेयर है, तो कुछ और जो स्पीक्स हैं, तो वो इतने
कंपैटिबल नहीं है। पंजाबी में अभी भी जो आपकी वॉइस है तो इतने अच्छे से वो रीड आउट नहीं करती है, उस पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। और नंबर 3, क्या आने वाले टाइम में बहुत सारे जो यूजर हैं जिनको एलोक्वेंस की आदत पड़ चुकी है और वो एनवीडिया की जो डिफॉल्ट वॉइस है, हालांकि इसकी जो अलग से वॉइसेस हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट वॉइस है वो थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम्स आती है समझने में, तो क्या इन पर कुछ काम आगे देखने को मिलेगा? आपके तीनों सवाल बड़े इम्पोर्टेंट है और तीनों को मैं बारी बारी से लेना चाहूँगा। एग्जैक्टली, आराम से। जो सबसे पहला आपने सवाल पूछा कि साफा के ऊपर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ और NAV जो कुछ काम करता है उसे अधूरा छोड़ता है, ऐसी बात है। साफा की ही टीम जो है, डेवलपर्स जो है, वो आज NVDA की रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट में काम कर रही है। अगर कोई टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत भी बंदा वाकिफ है तो ये उसको समझने में बड़ी आसानी होगी कि टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो ये कई सारे स्टेजेस में डेवलप होती है। सबसे पहले उसका यूज़र नीड्स डिसाइड होती है कि भाई ये जो हम डेवलप कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद जब नीड्स डेवलप होती है तो उसकी फीजिबिलिटी डेवलप होती है कि भाई ये लोगों ने तो बोला कि भी हमें ये ज़रूरत है, पर क्या ये एक्चुअल टेक्नोलॉजी जो कुछ आज हकीकत में हमारे हाथ में है, इज इट पॉसिबल ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आती है उसकी फंडिंग। जो डेवलपमेंट होता है ऑब्वियसली उसमें फंडर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप करो कमर्शियली होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उसके लिए टेस्टर्स होते हैं। ये सारे लोग जो काम करते हैं तो उनके लिए फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंडिंग के बाद जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद उसकी फॉलोअप्स होनी शुरू होती है। कोई भी आप चाहे विंडोज़ ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज़ लॉन्च किया था और आज विंडोज़ 10 जो लॉन्च हुआ है तो उसकी प्रोग्रेशन होती है। पहले दिन से कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होती है। सॉफ्टवेयर बनती है, फिर उसको यूज़ की जाती है, यूज़ करने के बाद उसमें बग्स रिपोर्ट किए जाते हैं, बग्स को फिर आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम किया जाता है, फिर नए वर्जन्स निकाले जाते हैं। तो एक लाइफ साइकिल होती है। NVDA की जो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है, खास करके इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, ये पिछले 3 सालों में। अगर एक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम देखें तो ये बड़ा इन्फेंसी है, और इन्फेंसी में भी अगर हम ये थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड देखें कि आज से हम 2 साल पहले क्या हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकते थे? हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के नहीं पढ़ सकते थे। क्या हम कन्नड़ पढ़ सकते थे? नहीं। पंजाबी पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे। तो ऑब्वियसली आज जैसी भी आवाज़ है, हम ये नहीं कह रहे कि बड़ी अच्छी आवाज़ है, पर अगर ये ई स्पीक को हम इक्वेशन से निकाल दें तो क्या हमारे पास पंजाबी, उड़िया, आसामी पढ़ने के लिए कोई और ऑप्शन है आज के दिन में? शायद नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो ये ई स्पीक का डेवलपमेंट हुआ है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे हमने बताया। उसके अंदर डेवलपमेंट्स बिल्कुल रेगुलरली चालू रहते हैं। जैसे जैसे फंडिंग सपोर्ट रहता है, डेवलपमेंट्स चालू रहते हैं। तो आज जो हमने पंजाबी भी हम अगर सुनते हैं, आपके लिसनर्स शायद हमसे एग्री करेंगे कि 1-2 साल पहले आप सुन ही नहीं पा रहे थे पंजाबी, आज कम से कम आप पंजाबी सुन तो सकते हो। मानते हैं कि 80-90% आपको अच्छा लगा होगा, 10% उसमें कमियां है, पर बिल्कुल नहीं पढ़ने से तो बेहतर है कि आप 80-90% तो पढ़ ही रहे हो। आप आज तक पंजाबी में या कोई भी लैंग्वेज में लिख नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर आप उसका कीबोर्ड ऑन भी कर लेते थे विंडोज में तो आपका एलोक्वेंस उसको सपोर्ट नहीं करता है। करेक्ट? तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि एलोक्वेंस यस सुनने में अच्छा लग रहा है क्योंकि लिसनर्स ने पहले जॉस को सुना था और वो जॉस की तुलना में आप ई स्पीक को रेट कर रहे हैं। पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी जॉस से ट्रेनिंग को हटके NVDA पे आ गए हैं,
और जो नए यूजर्स को एनवीडीए पे ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें इस तरह के फीडबैक किसी से नहीं मिले हैं कि हमें ई-स्पीक अच्छा नहीं लगता है। सारे यूजर्स जो इनिशियली ई-स्पीक पे काम करना शुरू करते हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो ई-स्पीक ही आगे बढ़े। रही बात जिनको एनवीडी के साथ एलोक्वेंस यूज करना है, तो उनके लिए भी ऑप्शन है, बहुत सरल ऑप्शन है। वो 2700 रुपए में सक्षम जो दिल्ली स्थित है वहां से आपको एलोक्वेंस का लाइसेंस मिल सकता है। और ना सिर्फ एलोक्वेंस, आपको उसके साथ संगीता और लेखा, ये तीनों लाइसेंस बंडल मिलेंगे आपको। 2700 रुपए में आप खरीद सकते हो। एनवीडीए के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से आप एलोक्वेंस चलाइए, बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसे जॉस में चलता है। पर ये याद रखें, एलोक्वेंस आपको कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए आपको ई-स्पीक चलाना ही पड़ेगा। सर आगे बढ़ते हैं, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत ऑर्गेनाइजेशन से काम किया है। अहमदाबाद में क्लिनिक शुरू किया, फिर कुछ समय के लिए आई थिंक आप ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में थे। उसके बाद आप पुणे में भी ब्लाइंड मैन्स एसोसिएशन के साथ रहे। उसके बाद अनेबल इंडिया में भी रहे, और वहाँ से फिर आप नैप के CEO अपॉइंट हुए। तो इस जर्नी के बारे में, ये आपका शौक था घूमने का, जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बारे में थोड़ा सा। इंसान दो वजह से प्रोग्रेस करता है, या तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए आगे जाता है, या फिर उसे जो वर्क है वो आगे खींच के ले जाता है। शायद हमारे किस्से में ये दूसरा वाला ऑप्शन है कि जैसे जैसे हमने हमारे करियर में एक प्रोग्रेशन होता गया और जैसे जैसे हमारे स्किल्स बढ़ते गए, तो ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं कि जहां वो उन लोगों को बुला के अपने ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं। दूसरा कि ब्लाइंड सेक्टर में जब आप काम करते हो, रिहैबिलिटेशन सेक्टर में काम करते हो, तो वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो सारे कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर आपके सुनने वाले को ये हम बताना चाहेंगे कि डेजी फोरम ऑफ इंडिया नाम का एक बॉडी है जिसके अंतर्गत तकरीबन 93 ऑर्गेनाइजेशंस जो ब्लाइंड के साथ काम करते हैं वो इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हैं। उसके साथ साथ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो सेंटर फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी है वो भी जुड़े हैं। उसके साथ साथ बुकशेयर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। जैसे एनेबल इंडिया और एनएबी दिल्ली पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस है, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है, कई सारे प्रोजेक्ट्स पे शेयर करते हैं काम। तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके आप अगर लोगों तक पहुंच सकते हो, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हो, उनको आगे ले जा सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ में कंट्रोवर्सी नहीं होती है। कंट्रोवर्सी के अलावा भी दूसरे पहलू से अगर चीज़ को देखा जाए, वही हम आपसे खुद जान रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन हालांकि रिपोर्ट्स और भी कुछ कहती हैं, जैसे ब्लाइंड मैन्स एसोसिएशन में मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपके कुछ मन मुटाव था वहाँ पे, तो वहाँ हर जगह कंट्रोवर्सी नहीं होती, लेकिन कई जगह होता भी है। तो आप इन दोनों फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। हम हमेशा कंट्रोवर्सी से आगे रहते हैं। हम ये ज़रूर कहते हैं कि पहले भी हमने बताया कि हर इंसान हमारे मंतव्य से सहमत हो ना हो वो उनकी मर्जी की बात होती है। हम उनसे कोई चैलेंज नहीं करते कि हम सही है आप गलत हो या आप सही है हम गलत है, ऐसी कोई बात नहीं होती। हम यही कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं और हम यही करते रहेंगे। यही का मतलब है ब्लाइंड के रिहैबिलिटेशन, एम्पावरमेंट, स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप है हमारे साथ मिलके करेंगे, अगर आप नहीं है हमारे साथ फिर भी हम यही करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे ब्लाइंड है। आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में ब्लाइंड की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हम उनको वेलकम करते हैं। सब मिलके इस मुहिम को आगे ले जाना चाहेंगे
नहीं कि कंट्रोवर्सीज पर। एग्जैक्टली। एंड रिजल्ट्स पे आपके अगर लिसनर्स को आप इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे उनका फ़ायदा हो सकता है। रमेश, हम चाहेंगे कि जो रिजल्ट्स है, जो आज इम्पोर्टेंट इश्यूज है, उनको उन तक ले जाया जाए, ना कि मसाला ले जाया जाए। मसाले सुनने में अच्छे लगते हैं पर उनसे किसी की लाइफ में भलाई नहीं होती। रमेश जी बिल्कुल, हम किसी तरह का कोई मसाला नहीं आ रहे, इसीलिए हम आपकी इजी एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, एनवीडिए के बात हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और ये इश्यूज को जितना आप आगे ले जाओगे, जितना आप लोगों तक पहुंचाओगे, उतना लोगों को फायदा होगा। तभी चल के ये जो फंडिंग एजेंसीज जो डोनेट करती है ऐसी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, जब तक हम सब मिलके इस चीज़ तक हर इंसान के हाथ में नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये मुहिम अधूरी रह जाएगी। जी, इसी पे थोड़ी सी बात करते हैं सर। जैसे आपने इस पर पहले बात की, एनवीडीए कई ऑर्गेनाइजेशंस में शुरू हो गया है। अगर खास तौर पे बात करें तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है, साउथ में भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में है। और जैसे आपने कहा, और बहुत सारे लोग तो ये भी आपकी बात से मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि जिनको एनवीडीए की आदत पड़ चुकी है वो जोश पे काम ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये कितना बड़ा स्टेप है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपने पहले भी बताया था। एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी हम इसे देखें स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कितना बड़ा स्टेप है। और दूसरी, जैसे फंडिंग की आपने बात की, तो जैसे आपने पहले बताया कि जोज बहुत कमर्शियलाइज है, बहुत महंगा है, और एनवीडीए एक फ्री सोर्स है, और जिसको फ्री सोर्स में इसको हेल्प मिलती है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि एक जगह एक चीज़ इतनी महंगी है, दूसरी फ्री में मिल रही है, तो खुद से। तो क्या लोगों की सेल्फ कंट्रीब्यूशन आप लोगों तक पहुंच रहा है, और इसके बारे में आप लोगों को क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि कंट्रीब्यूट करे ना करे ये तो एक वॉलंटरी चीज़ है, पर एनवीडीए जैसे सॉफ्टवेयर को ज़रूर आप यूज़ करें और यूज़ करके उसके पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें, और पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके आप अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करें, उससे आगे बढ़ें। कंट्रीब्यूशन तो तभी होता है दानिश कि जब हम उस चीज़ को लेके आगे बढ़े हैं। अगर हम लाइफ में सेटल हो जाएंगे तभी हम दूसरे को डोनेशन दे पाएंगे। एनवीडीए डेफिनेटली आपको डोनेशन की रिक्वेस्ट हमेशा करेगा, क्योंकि ये एक वॉलंटरी प्रोजेक्ट है। डोनेशंस इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों पे चलता है। अगर आप एनवीडीए की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कई सारे डोनर्स हैं, कॉर्पोरेट लेवल के भी डोनर्स हैं और इंडिविजुअल डोनर्स भी हैं। पर डोनेशन ये एक इम्पॉर्टेंट मसला नहीं है, यहाँ मसला है एनवीडीए को प्रमोट करने का मसला। एज एन ओपन सोर्स सोल्यूशन, एज अ सोल्यूशन मेंट फॉर पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस, एज अ सोल्यूशन मेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, ये इम्पॉर्टेंट है। जी, और मैं यहाँ पर बता दूँ कि लिसनर्स, जो लोग एनवीडीए कैसे चलाया जाता है, उसको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है बिगिनिंग में, तो रेडियो उड़ान में उसके ट्यूटोरियल बने हुए हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करें रेडियो उड़ान टेक सिटी एनवीडीए। 3 पार्ट में आपको कैसे स्काइप के साथ, कैसे ईमेल के साथ चलाना है, तो कम्प्लीटली ट्यूटोरियल मौजूद है। आप यूट्यूब से उसे रिसीव कर सकते हैं या वेबसाइट से आर्काइव भी ले सकते हैं। सर, आज इस चीज़ के लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे उड़ान कि रेडियो उड़ान ने जो ये मुहिम उठाई है एनवीडीए को प्रमोट करने के लिए, इट इज़ वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच फॉर पुशिंग एनवीडीए एज अ। सर, आज के टाइम पे अगर प्रॉब्लम्स की बात करें सोसाइटी में, कम्युनिटी में, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आती है इन चीज़ों को डेवलप करने में या प्रमोट करने में? क्या हमारे पास प्रॉपर चैनल है, सोर्सेज हैं जिससे हम प्रमोट कर सकें? प्रॉब्लम आती क्या है? हम प्रॉब्लम शब्द को ना यूज़ करके हम इसको चैलेंजेस कहते हैं। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दो शब्द मैं अलग अलग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम से एक लिसनर के दिमाग में ऐसा आता है कि कोई तकलीफ वाली बात। तकलीफ नहीं है। कोई भी नया काम आप करते हो, कोई भी नई शुरुआत करते हैं, तो हमेशा चैलेंजेस तो होती है। जैसे रेडियो उड़ान शुरुआत उसने करी थी, तो लिसनर्स तक पहुंचने की भी आपकी भी चैलेंज रही होगी। तो भी हम किस तरह से लोगों तक पहुंचे, धीरे धीरे बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय वर्ड ऑफ पब्लिसिटी, धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भी ऐसी कोई एंटिटी है रेडियो उड़ान, राइट। तो हर चीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अच्छी चीज़ होती है उसे प्रमोट करनी चाहिए। और अगर जितने लोग, आप जैसे लोग जो मीडिया से जुड़े हैं, इसको प्रमोट करते हैं, तो उससे लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है
एक बार जानकारी पहुंचने के बाद स्वाभाविक है कि बिल्कुल से एक नया यूज़र है तो NVDA सीधा सा डाउनलोड करके तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा, उसके लिए ट्रेनिंग सेटअप्स होने चाहिए। तो ये जो आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री की जो स्किल डेवलपमेंट योजना है, उसके अंतर्गत भी ये प्लानिंग शुरू हो चुकी है कि किस तरह से कंप्यूटर्स को एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक इनकॉर्पोरेट किया जाए और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसकी स्किल ट्रेनिंग दी जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना एजुकेशन कंप्लीट करे, अपने जॉब्स में उसको यूज़ करे। तो ये चेन रिएक्शन होती है, एक के बाद एक स्टेप्स बनते जाते हैं। तो ये चैलेंजेस आती हैं, चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी ढूंढे जाते हैं। बस हमें साथ चाहिए लोगों का कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और हमारे साथ चले। तो इसके अलावा सर, अगर हम एक मेन सवाल है, आप बाहर जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो आज की जो प्रॉब्लम्स है रूरल एरिया में इन चीज़ों को पहुंचाया जाए, क्योंकि वहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा, तो वहाँ पर काम करना कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है और कैसे आप लोग टैकल करते हैं? हमारे देश के लिए ये बड़ी चैलेंज है मनीष, और हम मानते भी हैं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ब्लाइंड के अंतर्गत, वो सेमी रूरल एरिया में ही है और उन तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चैलेंज है। तो इसी चैलेंज के लिए हम आपको ये एक न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे कि स्कीम वर्कआउट हो रही है, जिसमें हम मोबाइल इंटरनेट वैन्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। बहुत जल्द शुरू हो जाएगी ये स्कीम, जिसकी पायलट शुरू हो जाएगी तकरीबन 2-3 महीने के अंदर ही, जहाँ अलग अलग ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट इक्विप्ड वैन्स जाएगी, जिसमें कंप्यूटर्स भी होंगे। वो एक लोकेशन पे 15-20 दिन, महीना रुकेगी। वहाँ के जो भी विजुअली चैलेंज लोग हैं उनको बेसिक नॉलेज देना शुरू करेगी कि भाई इस तरह से आप इंटरनेट और कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो सोसाइटी है उसका सेंसिटाइजेशन भी होगा इस वैन्स के माध्यम से, ये मोबाइल वैन्स के माध्यम से, क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोगों तो की जानकारी ही नहीं है कि क्या ब्लाइंड कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिसकी ये अज्ञानता की वजह से कई सारे ब्लाइंड को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये मोबाइल वैन्स जो है ये काम भी करेंगे। उसके अलावा ये मोबाइल वैन्स जो है, जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह है या बुक्स है, रीडिंग सॉल्यूशंस है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगी। मोबाइल लाइब्रेरीज ये वैन के ज़रिए आपको आपके घर तक पहुंचेगी। तो बहुत सारे फ़ायदे इस प्रोजेक्ट से होने वाले हैं। हमारे यूज़र्स को बहुत जल्दी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हम उम्मीद करेंगे दोबारा हम आपके ही माध्यम से इस चीज़ को आपके यूज़र्स तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हम हमेशा आपका वेलकम करेंगे और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे लिसनर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करें इसके बारे में। सर, आज की अगर हम टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा सा हट जाएं और अभी अब पर्सनल व्यक्तित्व की आपसे बात करें, तो आज की जो टाइम है इसमें आपको प्रॉब्लम, फिर आप चैलेंजेस इसे कहेंगे, तो और क्या चैलेंजेस है एजुकेशन में, और पिछले डेकेड की कंपैरेटिवली इस डेकेड की बात करें तो कितनी इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस देखते हैं आप? सबसे बड़ी तो टेक्नोलॉजी की आने से जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है टेक्स्ट बुक्स की, क्योंकि एजुकेशन के लिए बुक्स तो ज़रूरी है और हर बुक हम ब्रेल में बना नहीं सकते क्योंकि ब्रेल बहुत एक्सपेंसिव है। हम ये नहीं कह रहे कि ब्रेल ज़रूरी नहीं है, ब्रेल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पर ब्रेल एक एक्सपेंसिव मीडियम है। ब्रेल बुक्स बनाना, हर बंदे तक पहुंचाना, ये एक एक्सपेंसिव चीज़ है। आज अगर दानिश एक ब्रेल बुक पढ़ रहे हैं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे जब तक दानिश हमें ना दे, पर अगर एक सॉफ्ट कॉपी बन जाती है बुक की तो वो दानिश के पास भी जा सकती है और हमारे पास भी आ सकती है, हम दोनों पढ़ सकते हैं उसको। तो ये चैलेंज बहुत हद तक टेक्नोलॉजी के आने से उसमें सुधार आया है। हम ये नहीं कह रहे कि कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत लंबा रास्ता जाना है, पर एक शुरुआत हुई है कि जो आज से 5 साल पहले सिर्फ ऑडियो और ब्रेल ही हमारे हाथ में एक माध्यम था कि भाई अगर ब्लाइंड बच्चे को पढ़ना है
या तो कोई वॉलंटियर आके बुक को रिकॉर्ड करे, या तो कोई ब्रेल प्रेस उस बुक को प्रिंट करके दे, तभी एक ब्लाइंड बंदा पढ़ पाएगा। आज कम से कम ये टेक्नोलॉजी जो NVDA है, जिसके माध्यम से आप कोई भी बुक लो, आप इंटरनेट से उसे अगर यूनिकोड फॉन्ट में है तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो स्कैन कर सकते हो। आज हम हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़, ये 4 लैंग्वेजेस में स्कैन करके बुक्स को पढ़ सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी OCR जो स्कैनिंग वाला सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो, काम चालू भी है उसके ऊपर। तो टेक्नोलॉजी से बहुत फ़र्क तो आ ही रहा है, पर अभी भी हमें बहुत लंबा रास्ता जाना भी बाकी है। शुरुआत हुई है, लोग उस तरफ जा रहे हैं। आपका साथ होगा, ऊपर वाले की इजी होगी तो हम आगे पहुँचेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी आपके तक विशेष पर जाता हूँ, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान से नसरुल्लाह शेबवानी जी हैं, तो उन्होंने हमसे NVDA के ट्यूटोरियल लिए थे। तो NVDA आप लोगों ने डेवलप किया है, तो वो पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में और पाकिस्तान में उसको स्प्रेड कर रहे हैं। हम नसरुल्लाह जी का भी धन्यवाद करते हैं, जो पाकिस्तान में भी प्रमोट कर रहे हैं, लगातार हमारे कॉन्टैक्ट्स में है। सर, यहाँ टेक्टाइल कीबोर्ड की थोड़ा सा बात करें, अगर एंड्रॉयड की बात चल रही थी तो टेक्टाइल कीबोर्ड आए, लेकिन कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। उसके रीज़न पे बताएंगे, जो आपका मानना ही अलग है कि वो भी अपनी जगह सक्सेस है। टेक्टाइल कीबोर्ड से क्या आप ब्रेल कीबोर्ड्स की बात कर रहे हैं या ब्लूटूथ कीबोर्ड्स की बात कर रहे हैं? आप दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि लिसनर्स को पता लगे उनमें फ़र्क क्या है। जो ब्रेल कीबोर्ड्स है, जिसमें 6 डॉट के ऊपर ही आप पूरा टाइपिंग कर सकते हो, तो इसका डेवलपमेंट आज भी जारी है। पहले भी कुछ एप्स इस तरह के बने हैं। उसमें भी 2 वर्जन से, एक सॉफ्ट कीबोर्ड होता है और हार्ड। जो सॉफ्ट कीबोर्ड है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ही 6 डॉट्स बन जाते हैं, और आप जैसे जैसे वो डॉट्स के ऊपर उंगली घुमाते हैं तो टाइपिंग होता जाता है, जैसे हम ब्रेलर पे कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम कर सकते हैं। एप्पल में भी ये ऑप्शन है, एंड्रॉयड में भी ये ऑप्शन है। दूसरा जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर खास करके जो डेफ ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए जो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेज होते हैं, छोटे छोटे 5 सेल ब्रेल डिस्प्लेज होते हैं, तो हार्डवेयर भी उपलब्ध है। पर हार्डवेयर में एक ही प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्लस दूसरी ये बात हो जाती है कि आपके हाथ में एक तो फ़ोन है, दूसरा फिर आपको ब्लूटूथ से उसको पेयर करके दूसरा एक कीबोर्ड लगाना पड़ेगा, चाहे वो ब्रेल कीबोर्ड हो या चाहे वो फिर आपका QWERTY कीपैड हो। QWERTY कीपैड भी मिलते हैं ब्लूटूथ वाले छोटे छोटे, जिसके ऊपर आप टाइपिंग बड़ी आसानी से, जैसे हम E5 में करते थे वैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन सारे हैं। हम हमारे यूजर्स को यही कहते हैं कि भैया आप चाहते क्या हो। सरल भाषा में अगर हम एक उदाहरण दें, तो जब हम होटल में जाते हैं तो हम होटल में मेनू पढ़ते हैं और फिर हमारी जो ख्वाहिश है वो हम खाना मंगाते हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी में भी ऐसा है कि टेक्नोलॉजी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखती है। हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें काम क्या करना है, उस टेक्नोलॉजी से हमें क्या प्राप्त करना है, जब तक ये क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं होगी हम सही टेक्नोलॉजी का चॉइस नहीं कर पाएंगे। तो यूजर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई ये ऑप्शन जरूर है, कौन सा ऑप्शन वो सिलेक्ट करे, वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो सिलेक्ट करें। जी सर, अब हम थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आते हैं आपकी। और सबसे पहले तो हम जानें, क्योंकि आप लोग हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारी कम्युनिटी के रोल मॉडल्स हैं और आपसे हमें लगातार इंस्पिरेशन मिलती है, तो थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिसनर्स को बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम आपकी हॉबीज़ जानेंगे। होमिया सर की हॉबीज़ क्या है? पढ़ाई, पढ़ना, बुक्स, रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर एक साइटेड व्यक्ति की तुलना करें तो साइटेड व्यक्ति विजन के इस्तेमाल से उसके आसपास की हर चीज़ को वो एक धीरे 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 उसके अंदर एक इनपुट होता जा रहा है। वो साइन बोर्ड पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, रेलवे में बैठा है तो कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ रहा है। ब्लाइंड के लिए जब तक स्पेसिफिक वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आती है तब तक आप तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। तो इसलिए हम जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो हमारे लिए कम है। इसलिए रीडिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मेरी लाइफ में
बहुत उसने बड़ा योगदान दिया है। और ख़ास करके जो टेक्नोलॉजी आने के बाद जो हम एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे नॉवेल्स हो, तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क लाया है। इससे बहुत फ़र्क आया है हमारी लाइफ में। हमारा जो आउटलुक है उसमें भी फ़र्क आया है। तो ये एक सबसे बड़ी मेरी हॉबी है। उसके अलावा अगर आप सॉरी राजेश, इसके अलावा एक हमारी हॉबी है, वो है नेचर। नेचर को हम जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, स्पर्श करना चाहेंगे। अगेन एक्साइटेड व्यक्ति है, अगर आप खूबसूरत जगह पे जाते हैं तो दूर खड़े होकर भी वो नज़ारे को देख सकता है, उसको अनुभव कर सकता है। हम उस नज़ारे के पास जाना चाहते हैं, इसलिए कि हम उस चीज़ को हाथ लगा के कम से कम उसको देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहेंगे। हर चीज़ तो हम नहीं छू सकते, पर जो भी हम कर सकते हैं, आसपास किस तरह के पौधे हैं, प्लांट्स हैं, या अगर कुछ छोटे एनिमल्स है, अगर उसको हम टच कर सके तो हम ज़रूर करना चाहेंगे, उसको जानना चाहेंगे लाइफ क्या है। क्योंकि लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं। और ख़ास करके जो टोटली ब्लाइंड रहे हैं बचपन से, जो उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, तो हम मानते हैं कि उन तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। कॉलेज के दिनों से भी हमारा यही प्रयास था कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको ट्रैकिंग वगैरह हम ज़रूर ले जाते थे, एक अनुभव करवाना चाहते थे कि लाइफ में ये सारी चीज़ आपके आसपास है, देखिए। क्योंकि जब तक आप ये अनुभव नहीं करेंगे आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। तो ट्रैकिंग हमारा दूसरा सबसे बड़ा शौक़ है। तीसरा हमारा एक सबसे बड़ा शौक़ है नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना। और कोई भी हो, चाहे वो साइटेड के लिए बनी हो, चाहे वो ब्लाइंड के लिए बनी हो, उसको फिर ब्लाइंड अगर यूज़ कर सकता है कि नहीं, उसके बारे में उसका अध्ययन करना, ये हमारा तीसरा बड़ा शौक़ है। तो ये 3 हमारे शौक़ है। ओमिया सर के सबसे फेवरेट ऑथर कौन से हैं और बुक कौन सी है? हम कोई भी बुक उठा के पढ़ते हैं दानिश, हम स्पेसिफिक ऑथर से नहीं जाते हैं। अगर आपको एक उदाहरण दे के बुकशेयर के ऊपर आप जाओगे, बुकशेयर जो एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है ब्लाइंड के लिए, जहाँ आप कैटेगरीज देखोगे तो 40 से भी ज़्यादा कैटेगरी की बुक्स है वहाँ पे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, एजुकेशन हो, रोमांस हो, साइंस हो, रिलीजन हो। हम जब पढ़ते हैं तो हम कोई भी कैटेगरी में जिस दिन जो मूड आया उस कैटेगरी में चले जाते हैं और वहाँ से कोई भी बुक डाउनलोड करते हैं और पढ़ते हैं। क्योंकि इतना सारा अभी तो पढ़ना बाकी है, तो हम क्यों किसी एक ऑथर के ऊपर ही रुक जाए। दुनिया तो इतनी बड़ी है भैया। ओमिया सर के कोई रोल मॉडल विशेष तौर पे? सच्चाई, बस हम किसी इंसान को रोल मॉडल बनाएं उससे अच्छा है जो प्रिंसिपल्स है उसको रोल मॉडल बनाएं। हम यही चाहते हैं कि अगर हमसे कुछ हो तो किसी के लिए भला हो, अगर नहीं हो सके तो कम से कम हम किसी का बुरा नहीं करना चाहेंगे। यही मेरा रोल है। इसके लिए फिर जो भी इंसान इस रोल मॉडल पे चलते हैं वो हमारे रोल मॉडल मान लीजिए। ओमिया सर की कोई फेवरेट डिश? ऊपर वाले ने इतनी सारी चीज़ बनाई है खाने के लिए, और आज NVDA के प्रमोशन के लिए हम कई सारे सिटीज़ में घूमते हैं। पिछले 6 महीने हम तकरीबन 38 सिटीज़ इंडिया में घूमे हैं। तो हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ की लोकल डेलिकेसीज खाते हैं, उसको उनका ज़रूर स्वाद चखते हैं। हर चीज़ शायद पसंद आए ना आए, पर ज़रूर चखेंगे ज़रूर एक बार। तो हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं है, पर हम ज़रूर ट्राई सब कुछ करते हैं। तो सर क्या आप मैरिड हैं और आपकी वेडिंग लाइफ के बारे में थोड़ा लिसनर्स के साथ शेयर करने चाहेंगे कुछ? हमारे वाइफ है जो साइटेड है, जो हमारे एक टाइम हमारी पेशेंट रहा करते थे वो, और फिर वो हमारे वाइफ हो, और हमारा एक लड़का है जिन्होंने अभी इसी साल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन अभी करने की शुरुआत कर रहे हैं। और कम से कम ये तो हम ज़रूर कहेंगे कि पिछले कई सालों से हम ये जो सोसाइटी के साथ जुड़े हैं और जिसकी वजह से हमें बाहर रहना पड़ रहा है, अलग अलग सिटीज़ में हम काम कर रहे हैं, तो इनका बड़ा योगदान रहा है। इनके अंडरस्टैंडिंग के बिना हम जो लोगों तक पहुंच पाए हैं, जो भी थोड़े बहुत ब्लाइंड यूजर्स तक हम पहुंच पाए हैं, वो हम नहीं कर पाते अगर इनका साथ सहयोग नहीं होता तो हमारी लाइफ में।
तो होमिया सर, जैसे आपने बताया, अभी हमारे पास समय भी कम है और आपके पास भी कम है, लेकिन कुछ बातें आज हम शेयर करना चाहते हैं क्योंकि बहुत कम मोमेंट पर टाइम मिलता है हमें। तो सर, जब आपने बताया कि 4 साल की उम्र में आपको आरपी होना शुरू हो गया, तो आपको उस टाइम पे उस समय ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, तो क्या चैलेंजेस आए तो जिसको आपने ओवरकम किया स्टडी को लेके, या पार्शली होने के कारण, जैसे आपने पहले बताया, चैलेंजेस तो फिर भी आपको रहे होंगे उस टाइम पे? बिल्कुल रहे थे। हम शुक्रगुजार हैं हमारे फैमिली, खास करके हमारे मदर के, जिन्होंने बड़ा कीन इंटरेस्ट लिया था और उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि आप ब्लाइंड हो तो आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया था कि आप लाइफ में कुछ भी करें और संभाल के करें, अपने लिमिटेशंस में करें, पर आप एक्सपीरियंस ज़रूर करें। आज जो कुछ है तो हम ज़रूर हमारे माँ बाप को उसके लिए धन्यवाद कहेंगे। मदर तो आज नहीं है, फादर है अभी भी, और हम उन्हीं की वजह से जो कुछ है वो आज है। कोई खास मोमेंट सर जो आज तक शुरू लेके आज तक आपकी लाइफ में मेमोरेबल मोमेंट्स बनी है? जिस दिन हमने पहली बार कंप्यूटर चलाया था और दोबारा हमने लिखना पढ़ना शुरू किया था, ये सबसे बड़ी मेमोरेबल लाइफ में हमारी अचीवमेंट थी, क्योंकि बिल्कुल अंधकार से रोशनी की तरफ हम दोबारा आ गए। इससे बड़ा क्या हो सकता। और आज सर आपने हमें बेहतरीन बातें बताई हैं और बहुत सारी बातें इंफॉर्मेटिव हैं और आपने बहुत पॉजिटिव चीज़ें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया। हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम लिसनर्स को इस इंटरव्यू से बहुत फ़ायदा होगा और भविष्य में आपका साथ मिलेगा। सर, इससे पहले कि हम आपसे अलविदा लें, लिसनर्स के लिए क्या पैगाम देंगे आप? हम तो यही कहेंगे, लाइफ में हारने की कोई वजह नहीं है। बहुत सारे लोग भी आपके साथ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ हैं। अगर हम लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। साथ मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंडिविजुअली इंसान को शायद सोसाइटी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिले, पर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ हो तो ज़रूर आगे बढ़ सकता है। आप ज़रूर आपके करीब के ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लीजिए। अगर वहाँ नहीं कुछ आपका काम हो सकता है तो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन तक पहुँचने की कोशिश करें। रेडियो उड़ान आपकी मदद करेगा कनेक्ट करने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके एरिया में सही है। ज़रूर उन तक पहुँचिए और अचीव करिए लाइफ में। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लाइंड होना कोई बुरी बात नहीं है। Thank you so much, sir, for your precious